Hello students, this is your lecture number 7 of Engineering Thermodynamics Unit 2nd. In this lecture, we will going to study about the availability or exergy. As I have discussed in the previous lecture, availability क्या है आपकी? Availability है that means जितना भी आपको वर्क डन मैक्सिमम मिल सके, जो आपने इनपुट किया है किसी भी सिस्टम में या किसी भी इंजन के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आपको जितना मैक्सिमम उससे वर्क डन या आउटपुट आपको वहाँ पे मिल सकता है, उसे हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी और एक्सर्जी। तो दैट मीन्स हमने इनपुट में किसी भी सिस्टम को एनर्जी दी है, उस एनर्जी का मैक्सिमम जितना भी पार्ट हमारे वर्क डन में हमें मिल जाता है वो उसके लिए अवेलेबिलिटी कहलाता है, या उसे हम एक्सर्जी बोलते हैं। इसके लिए हमने सपोज किया एक प्राइमरी सिस्टम के साथ एक कार्नोट साइकिल है, वो हमने लिया एग्जाम्पल के लिए। So consider a fully reversible process with no dissipative effect, that is, all work is transferred without loss and all heat is transferred using an ideal Carnot process to generate additional work. तो उसके लिए अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारा जितना भी वर्क डन है वो कम्प्लीटली, जितनी एनर्जी थी, जो इनपुट हीट थी, वो कम्प्लीटली आपके किस में कन्वर्ट हो गई? आपके कंप्लीट वर्क डन में। तो हमें रिजल्टिंग जो मैक्सिमम वर्क मिलेगा इन द सेकेंडरी सिस्टम, तो वो हमारे लिए क्या होगा? उसको हम डिनोट करेंगे डेल बी से, और डेल बी की वैल्यू रहेगी आपकी एच आउट, दैट मीन्स एंथैल्पी एट द आउटपुट माइनस एच इनपुट, जिसे हम माइनस कर सकते हैं जो आपकी हीट थी उसकी वैल्यू से, जिसको हम बोलते हैं टी डी एस। तो दैट मीन्स टी आपका टी नोट जो है वो आपका एम्बियंट टेम्परेचर दिखाता है जो एनवायरनमेंट का है, इनटू एस आउटपुट माइनस एस इनपुट, दैट मीन्स एंट्रोपी आपकी जो आउटपुट और इनपुट पे थी उनका चेंजेस। या हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसे लिख सकते हैं डेल एच माइनस टी नोट डेल एस। यहाँ पे जो टर्म है डेल बी कहलाती है आपकी चेंज इन अवेलेबिलिटी और एक्सर्जी। दैट मीन्स कि अगर बी से हम इसको डिनोट करेंगे तो बी होगी आपकी अवेलेबिलिटी, और डेल बी है तो वो आपका है चेंज इन अवेलेबिलिटी और एक्सर्जी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम वर्क आउटपुट और मिनिमम वर्क इनपुट। तो दैट मीन्स वर्क आउटपुट है जब हमें उससे सिस्टम से वर्क डन मिल रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? मैक्सिमम वर्क आउटपुट हमें वहाँ पे मिलना चाहिए। और अगर इन केस कि हमें सिस्टम पे वर्क डन करना पड़ रहा है, तो उस केस में आपका वर्क डन है, वर्क इनपुट मिनिमम होना चाहिए, तो दैट शुड बी मिनिमम वर्क इनपुट। इसी को हम अगर सिंप्लीफाई कंडीशंस में अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको डेल बी इक्वल डेल एच माइनस टी नोट डेल एस, जहाँ पे आपके एस की इनकी लिमिट्स रहेंगी आपके टी की, जो कि टेम्परेचर और प्रेशर है वो इनपुट के लिए, और टेम्परेचर एंड प्रेशर आउटपुट के लिए। इनपुट के ऊपर टेम्परेचर प्रेशर है उसे हम टी इन और पी इन से डिनोट कर रहे हैं। एज इट इज आपका जो आउटपुट के लिए है उसे टी आउट और पी आउट से डिनोट कर रहे हैं। नॉर्मली आपका टी आउट और पी आउट है वो एम्बियंट या डेड स्टेट कंडीशंस होती है, जो कि आपका एनवायरमेंटल या एम्बियंट टेम्परेचर है या प्रेशर है, तो जो इसको हम टी नोट या पी नोट से भी डिनोट करते हैं। तो इन कंडीशंस के ऊपर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग। क्लियरली द अवेलेबिलिटी बी इज ए स्टेट फंक्शन इन द स्ट्रिक्टेस्ट मैथमेटिकल सेंस, so the maximum work associated with any steady state is also independent of the path। तो जो अवेलेबिलिटी है वो आपका स्टेट फंक्शन है, तो दैट मीन्स जो आपके मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आपके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इसीलिए इससे जो रिलेटेड वर्क होगा वो भी आपका पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, और ये आपका पॉइंट फंक्शन कहलाएगा। दैट मीन्स अवेलेबिलिटी क्या है? अवेलेबिलिटी यील्ड्स द मैक्सिमम वर्क रिप्रोड्यूसिंग पोटेंशियल, जितना ज़्यादा हम उससे वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं उसका पोटेंशियल, और द मिनिमम वर्क रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्रोसेस, या किसी प्रोसेस के लिए जो हमारे मिनिमम वर्क की रिक्वायरमेंट है वो। तो इन दोनों चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? अवेलेबिलिटी। It also allows evaluation and quantitative comparison of options in a sustainability context। तो दैट मीन्स हमारे पास एक ऐसा कंपैरिजन भी होता है जहाँ पे हमारे पास इवेल्यूट कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं क्वांटिटी में, कि कितनी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है और कितनी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल सकती है। तो उस चीज़ में हमारे इनपुट और आउटपुट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को कंसिडर करने के लिए हम अवेलेबिलिटी की स्टडी करते हैं। देन एक्सर्जी एनालिसिस। अगर हम एनालिसिस करें कि आपकी कैलकुलेटिव वैल्यूज आपकी या डेरिवेटिव वैल्यूज हैं जो हम
डिफाइन कर रहे हैं डेरिवेशन के थ्रू, वो हमारी वैल्यू क्या रहेगी। तो एनर्जी एनालिसिस इज ए फॉर्मलाइज्ड वे ऑफ अप्लाइंग अवेलेबिलिटी थ्योरी टू engineering installation such as power plant engineering. Energy analysis keep track of the heat and work transfer, but does not indicate the source and magnitude of the irreversible entropy creation. Exergy, according to second law, analysis provides this information. It is useful in indicating where research resources can be directed to the best advantage. So, according to steady flow energy equation, Exergy equation, the specific steady flow availability function is defined by, जो हमने अभी डिफाइन किया था उसमें आपका डेल दैट मीन चेंजेस थे आपके, यहाँ पे हम इसको सिंगल फॉर्म में ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल b इक्वल स्मॉल एच माइनस टी नोट एस। यहाँ पे ये सारी वैल्यू आपकी स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, जहाँ पे टी नोट आपका टेम्परेचर ऑफ द हीट रिजर्वेयर यूजुअली जो एनवायरमेंट है, एंड द डेटम वैल्यू ऑफ b, the state at which b equals 0 depends on the datum levels for h and s, and these can be chosen arbitrarily because it is only differences in h, s and b which are meaningful. And when a fluid is at equilibrium with the environment, it has zero potential for doing work. तो जितना भी हमें फ्लूइड से एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम मिल रहा है, वहाँ पे आपका जीरो पोटेंशियल होगा वर्क करने का, एंड इट वुड देयरफॉर बी फिजिकली मीनिंगफुल इफ बी वर जीरो एट दिस कंडीशन। और वहाँ पे अगर हम इसकी अवेलेबिलिटी देखते हैं, वो भी अगर हमें जीरो मिलती है, तो दैट मीन्स हमारे लिए ये चीज़ मीनिंगफुल निकलती है। दिस विल नॉट बी सो अनलेस एच एंड एस, दैट मीन्स एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, आल्सो हैपन टू बी जीरो। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपकी उसकी एंथैल्पी और एंट्रोपी वहाँ पे जीरो ना हो। रादर देन चेंज इन द एच एस एंड डेटम लेवल्स in all the different thermodynamic tables, we choose instead to replace the availability function with a new quantity called the exergy. जो हमारा availability function था उसे हमने डिनोट किया आपकी नई जो क्वांटिटी है, जो टर्म है, जिसे हम कहते हैं एक्सर्जी। और एक्सर्जी क्या है? आपका चेंज इन अवेलेबिलिटी फंक्शन। तो दैट मीन्स आपका अवेलेबिलिटी फंक्शन में चेंजेस क्या थे? b1 माइनस b2 या b2 माइनस b1। तो जो आपकी कंडीशंस थी उन दोनों के बीच में जो चेंजेस हैं उसे हम एक टर्म से डिनोट करते हैं और उस टर्म को हम एक्सर्जी बोलते हैं। When the fluid is at equilibrium with the environment, it is said to be in its dead state. तो दैट मीन्स आपका जो फ्लूइड है फ्लो कर रहा है, अगर वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया तो वो फ्लो करना बंद कर देगा, और उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं कि वो अपनी डेड स्टेट में है। एंड द डेड स्टेट इज यूजुअली टेकन एज PD equals 1 bar, that means pressure at dead state equals 1 bar and temperature at dead state equals 25 degrees Celsius, which considers with what is known as the standard state, जो कि आपकी स्टैंडर्ड स्टेट है, वहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं। द स्पेसिफिक स्टडी फ्लो एक्सर्जी, that small e, is then defined as the difference between the actual value of B and its value BD at the dead state. दोनों का जो आपका डिफरेंस है अवेलेबिलिटी फंक्शन का, उन दोनों के डिफरेंस से हम इसको एक्सर्जी को डिफाइन करते हैं। तो हमारी एक्सर्जी की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल e इक्वल्स B माइनस बी डी इक्वल्स H माइनस टी नोट एस माइनस एच डी माइनस टी नोट एच डी। जो आपकी इनिशियल वैल्यूज हैं और जो आपकी डेड स्टेट के ऊपर जो वैल्यूज हैं, उनको डेड स्टेट की वैल्यूज को डी से डिनोट किया गया है। तो वेयर एस डी एंड एस डी आर द फ्लूइड स्पेसिफिक एंथैल्पी एंड एंट्रोपी एट पी डी एंड टी डी, हेंस ई डी इक्वल्स जीरो। तो इस कंडीशन के ऊपर आपकी जो एक्सर्जी है वो क्या रहेगी? जीरो। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी एक्सर्जी की वैल्यू आपकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे क्या क्या हमें मिल सकती है। The steady flow exergy of a fluid at a given state is therefore the maximum power which could be obtained by taking the fluid in steady flow from the given state to the dead state, allowing heat transfer only with the environment at T naught. Although this confers a certain absolute state on E, that means exergy, it is important to appreciate that the only truly meaningful quantities are changes in E and B.
and that these are equal. E2 minus E1 equals P2 minus B1. And this figure shows a device such as a turbine, boiler, condenser, etc. It can be any one of these. The device may produce shaft work, that is Wx, and there may be a heat transfer, dq naught, between the control volume at local temperature T and the environmental temperature at T naught. Also indicate it is possible heat transfer dqs between an unspecified heat source and the control volume. The work and heat transfer are positive in the direction of the arrows. तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है जिसमें आपकी हीट यहाँ पे आ रही है, जो हम हीट इनपुट इसको दे रहे हैं, इसका टेम्परेचर है वो टी है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है आपका वो आपका टी नोट है, जहाँ पे आपकी हीट लॉस हो रही है। और जो हीट आपकी लॉस हो रही है तो वो कितनी हो रही है आपकी डी क्यू नॉट। जो आपको वर्क डन से मिल रहा है वो आपका डब्ल्यू एक्स है। इसके जो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स हैं वो आपकी स्टेट 1 एंड स्टेट 2 है। तो इनके थ्रू इस डायग्राम को डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। नेग्लेक्टिंग चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट स्टेट। अगर हमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो द स्टेडी फ्लो एनर्जी एंड एंट्रोपी इक्वेशन अप्लाइड टू द कंट्रोल वॉल्यूम आर, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्रोल वॉल्यूम की इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टेडी फ्लो के लिए, एम डॉट आपका मास इंटू एस टू माइनस एच वन इक्वल्स डी क्यू माइनस डी क्यू फॉर द सिस्टम एंड डी क्यू फॉर आउटलेट जो आपका बॉटम स्टेट है या एम्बिएंट टेम्परेचर, माइनस डब्ल्यू एक्स जो आपको वर्क डन यहाँ पे मिल रहा है। एज इट इज हम इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं एंथैल्पी के फॉर्म में तो आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एस टू माइनस एस वन डी क्यू अपॉन टी फॉर एस सिस्टम, डी क्यू अपॉन टी एट एम्बिएंट, प्लस डेल एस फॉर irreversible process, where del S irreversible process is the rate of entropy creation in the control volume due to irreversibility. Multiplying equation 2 by T naught and subtracting from equation 1, we obtain, अगर हम इसे T naught से मल्टीप्लाई करके और फिर इसे इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन इस तरह से है आपकी, m कॉमन S2 माइनस टी नोट S2 माइनस H1 माइनस टी नोट S1 इक्वल्स आपकी लिमिट्स हैं 1 to 2 जिसके लिए हमें आपको इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस टी नोट अपॉन टी इंटू डी एस माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस टी नोट डेल एस इरिवर्सिबल माइनस 1 माइनस टी नोट अपॉन टी इंटू डी क्यू नॉट, और लिमिट्स आपकी इसके रहेंगी 1 to 2। The general definition of second law efficiency of a process can be obtained in terms of change in availability during the process, and that can be defined as the efficiency for according to second law production of availability upon destruction of availability. तो that means आपका कितना प्रोडक्शन हो रहा है अवेलेबिलिटी में और कितना आप उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उन चीज़ों को अगर हम डिफाइन करें तो वो आपकी क्या हो जाएगी, उसके लिए एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। अगर हम इसे टरबाइन के केस में अगर एग्जामिन करते हैं समझते हैं तो यहाँ पे आपका इनपुट है, ये आपका एग्जिट पॉइंट है, और अब वर्क डन जो आपको मिल रहा है वो आपका क्या है डब्ल्यू ए। तो दैट मीन्स द एफिशिएंसी विल बी डब्ल्यू ए अपॉन बी एट इनिशियल लेवल माइनस बी एट एग्जिट लेवल। जो आपकी अवेलेबिलिटी थी इनिशियल लेवल पे और एग्जिट लेवल पे, उन दोनों का डिफरेंस। तो इस तरह से हम अवेलेबिलिटी को समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ तक आपकी यूनिट नंबर 2 है वो कंप्लीट है, इन्हीं के बारे में आपको यहाँ पे कंप्लीटली समझना है। तो आई थिंक दिस विल बी क्लियर फॉर यू। थैंक यू सो मच।